हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम सेकंड सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के दोनों चैप्टर 11वां और 12वां न्यून मांग अधिमांग और इसकी जो समस्याएं हैं और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राहुल थोड़ा सामने आ जाओ। सबसे पहले जैसा कि मैंने लिखा है कि न्यून मांग का अर्थ क्या है, हम न्यून मांग को समझने का प्रयास करेंगे। न्यून मांग, न्यून का मतलब होता है बच्चे कम और मांग का मतलब हम जानते ही। तो इसके अंदर अगर उसको हम परिभाषित करें कि जो अर्थव्यवस्था में आयोजित समग्र जो मांग थी उससे मांग जो है वो कम हो जाती है, उससे मांग जो है वो कम हो जाती है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आयोजित का मतलब क्या है कि हमने अनुमान लगाया था, हमने उसके हिसाब से जो है आयोजित का मतलब क्या है कि हमने चाहा था कि इतनी मांग हो जाएगी और उस आयोजन के अनुसार या उसके अनुसार हमने क्या कर लिया बेटा, उत्पादन कर लिया, वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर लिया, उत्पादन कर लिया। और उत्पादन से ही हमने वस्तु और सेवाओं की बाजार में क्या करवा दी बेटा, पूर्ति करवा दी। लेकिन वो जो पूर्ति थी बेटा उतनी जो है मांग है वो नहीं हो पाई, यानी वस्तुओं की पूर्ति तो ज्यादा होगी और खरीदने वाले क्या होंगे बेटा, कम होंगे। तो ऐसी स्थिति को कौन सी स्थिति बोलेंगे बेटा, न्यून मांग। कौन सी मांग है, न्यून मांग। अब फिर से बता रहा हूं, आयोजित का मतलब क्या हुआ कि जितना हमने सोचा था कि आने वाले समय के लिए हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है और वो वस्तुएं और सेवाएं इतनी बिक पाएंगी, ऐसा हमने आयोजन या अनुमान लगाया था, लेकिन उतनी जो है मांग नहीं हो पाई और वस्तुएं नहीं बिक पाई। तो आयोजित मांग से आयोजित समग्र मांग से मांग जो है क्या रह जाती है बेटा, कम रह जाती है। ऐसी स्थिति को कौन सी मांग बोलेंगे बेटा, न्यून मांग। कौन सी मांग है, न्यून मांग। अब न्यून मांग का शाब्दिक अर्थों में यानी परिभाषित अर्थों में हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर क्या हो गया, पूर्ति ज्यादा होगी और मांग क्या होगी बच्चे, कम होगी। ऐसी स्थिति को न्यून मांग की स्थिति कहा जाता है। दोबारा बता रहा हूं, आयोजित का मतलब जैसा हमने अनुमान लगाया था उस अनुमान के हिसाब से हमने उत्पादन किया और वस्तुओं की बाजार में क्या उपलब्ध कराई बेटा, पूर्ति। लेकिन खरीदने वाले क्या हो गए, कम। जितनी मांग सोची थी उतनी नहीं हो पाई, अर्थात पूर्ति ज्यादा होगी और मांग कम होगी। ऐसी स्थिति को न्यून मांग की स्थिति कहा जाता है। समझे? आगे अब जो है न्यून मांग के परिणाम, न्यून मांग के परिणाम। फिर से हम लिख सकते हैं बेटा, यहां न्यून मांग की स्थिति में पूर्ति ज्यादा होगी बेटा और मांग क्या होगी, कम होगी। अब इसके क्या परिणाम होंगे समाज पर, अर्थव्यवस्था में, बाजार में इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे बेटा, उसको हम परिणाम बोलते हैं। इसके लिए मैंने पहला पॉइंट लिखा बेटा, निम्न उत्पादन। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादनकर्ताओं ने जितना आगे उत्पादन करना था, वर्तमान में जो उत्पादन किया है बेटा वही वस्तुएं नहीं बिक पाई, तो आगे के लिए वो उत्पादन कम करना चाहेंगे कि ज्यादा, कम। इस साल वाली वस्तुएं नहीं बिकी बेटा तो आगे उत्पादन ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि यहां से सारी चीजें बिक नहीं पाई और आय उसे नहीं हो पाई, तो आगे उत्पादन क्या होगा बेटा, निम्न होएगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, कम।
अगर उत्पादन कम होएगा बेटा तो रोजगार भी क्या होएगा आगे, निम्न रोजगार। अगर उत्पादन कम हो जाएगा तो लोगों को काम कम मिलेगा कि ज्यादा, कम मिलेगा, तो रोजगार भी क्या हो जाएगा बेटा, निम्न। और निम्न रोजगार हो जाएगा तो निम्न ही क्या होगी बेटा, आय, निम्न आय। यानी ये सारी जो स्थिति है बेटा ये किसको प्रकट करती है, मंदी को। किसको प्रकट करती है बेटा, मंदी को। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ये किसके परिणाम है, न्यून मांग के। दोबारा से बताता हूं कि वस्तुएं जो पिछली बार वाली वस्तुएं हमारी नहीं बिक पाई, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आगे उत्पादन करने पर हम क्या है, कम उत्पादन करने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि पिछली वस्तुएं हमारी अभी तक है नहीं बिक पाई। अगर उत्पादन कम होएगा तो लोगों को रोजगार भी क्या मिलेगा बेटा, कम, वो भी नीचा चला जाएगा। रोजगार कम मिलेगा तो आय भी क्या हो जाएगी बेटा, निम्न यानी नीची हो जाएगी। यानी मार्केट में या बाजार में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बेटा, मंदी। सारा चीजें जो है वो डाउन में चली जाएंगी। ये किसका परिणाम है बेटा, न्यून मांग का। मंदी या बेटा गिरना या कम होना, ये सारी चीजें जो हैं वो अवस्फीतिक अंतराल को प्रकट करते हैं। कौन से अंतराल को, अवस्फीतिक अंतराल को। आपने दो चीजें मुद्रास्फीति और अवस्फीति पढ़ी है बेटा। गिरना अवस्फीति होती है और चढ़ना क्या होती है, स्फीति होती है। तो यहां सारी चीजें क्या हो रही है बेटा, गिर रही हैं, कम हो रही हैं, तो यहां पर कौन सा अंतराल पाया जाएगा, अवस्फीतिक अंतराल। दोनों बातें फिर से पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा न्यून मांग किसे कहते हैं, न्यून मांग का मतलब, न्यून का मतलब मैंने क्या बताया बेटा, कम है। अब यहां पे मैंने परिभाषा लिखी कि अर्थव्यवस्था में जितना हमने उत्पादन किया था या जितना हमने अनुमान लगाया था कि इतनी वस्तुएं हमारी बिक पाती हैं, उससे वस्तुएं कम बिक पाती हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ति ज्यादा हो जाती है और बेटा मांग कम हो जाती है। इसी व्यवस्था को कौन सी मांग की स्थिति बोलेंगे बेटा, न्यून मांग की स्थिति। उसके बाद में हमने इसके परिणाम करे थे बेटा, न्यून मांग के परिणाम। न्यून मांग के परिणाम क्या होंगे, अगर हमारी वस्तुएं इसी साल वाली नहीं बिक पाई है तो आगे हम उत्पादन करना क्या करेंगे, कम। उत्पादन क्या हो जाएगा, कम। उसके बाद में उत्पादन कम होएगा तो लोगों को काम भी क्या मिलेगा बेटा, कम। रोजगार क्या मिलेगा, कम। और उसके बाद में आय भी क्या होगी बच्चे, कम होगी। यानी मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम अंतराल की बात करें, गिरना या कम होना, कौन सा अंतराल होता है, अवस्फीति के अंतराल। चलो इतना समझ गए। अब हम बात करते हैं बेटा अधिमांग की। कौन सी मांग की, अधिमांग। अधि का मतलब क्या होता है बेटा, अधिक या ज्यादा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में आयोजित समग्र मांग से क्या लिख दिया, आयोजित जो समग्र मांग है बेटा, आयोजित कौन सी मांग है, समग्र मांग है, उससे मांग जो है क्या हो जाती है बेटा, अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिक। यानी हमने जितनी वस्तुएं बढ़ाई, खरीदने वाले उससे क्या आगे बेटा, ज्यादा। तो ऐसी स्थिति, कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बेटा, पूर्ति कम हो जाएगी और मांग क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा। ये हमने बहुत बार इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है। जब ये सिचुएशन आ जाती है, जब पूर्ति क्या हो जाती है बेटा, कम, और सॉरी पूर्ति क्या हो जाती है, कम, और मांग क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा, तो इसका कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने संतुलन कीमत के अंदर पढ़ा है ना।
अधिमांग क्या होगी बेटा? मांग का क्या हो जाना? अधिक। आयोजित का मतलब जितना हमने अनुमान लगाया था मांग उससे क्या होगी बेटा? ज्यादा। ज्यादा होने से क्या है, कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? पूर्ति कम होगी और मांग क्या होगी? ज्यादा। इन दोनों के ऊपर एक बार और बात कर लेते हैं बेटा। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति क्या होती है बेटा? उपलब्ध कराई गई मात्रा। उपलब्ध कराई गई मात्रा। और मांग क्या होती है बेटा? शाबाश, क्या होती है? मांगी गई मात्रा। तो यहां पे कौन सी चीज ज्यादा होगी बेटा? मांगी गई मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए पूर्ति क्या होगी बेटा? कम। और इसका संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब इसको हम अंतराल करेंगे। कौन सी मांग का परिणाम करेंगे बेटा? अधिमांग का। मांग का किस पर प्रभाव बेटा? अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, या प्रभाव कह सकते हैं, या इसका क्या कह सकते हैं बेटा? परिणाम। क्या परिणाम होगा बेटा बताओ? पूर्ति यहां पर क्या होगी बेटा? और मांग क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ पर कीमत क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी तो कौन सी समस्या? महंगाई की समस्या बेटा। किसकी समस्या? महंगाई की समस्या। तो अगर कोई भी चीज बढ़ रही है बेटा, बढ़ना या क्या होना? अधिक होना, कौन से अंतराल को प्रकट करता है बेटा? अभी बताया था मैंने, सफीतिक अंतराल। कौन सा अंतराल है? सफीतिक अंतराल। ये लिखने लग गया। कौन सा अंतराल आएगा बेटा? सफीतिक अंतराल। दोनों चीजें समझ गए? न्यून मांग क्या होती है और अधिमांग। और न्यून मांग में कौन सा अंतराल पड़ा था बेटा? अवसफीतिक अंतराल। तो ये है बेटा न्यून मांग और अधिमांग और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव। न्यून मांग में क्या प्रभाव होगा? मंदी आ जाएगी बेटा। और अधिमांग में क्या आ जाएगी? तेजी आ जाएगी। बढ़ना सफीतिक अंतराल और गिरना अवस्फीतिक। दोनों बातें समझ गए अच्छी तरह से? आगे अब इसके अंदर अगला जो पाठ है बेटा वो है, छोटे छोटे पाठ है दोनों, न्यून मांग और अधिमांग। उनको क्या करने के उपाय बेटा? ठीक करने के उपाय। ठीक करने के उपाय यानी जो ये समस्या है किसकी बेटा? न्यून मांग की और अधिमांग की, इसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? तो इकोनॉमिक्स के अंदर इसके अंदर 3 जो उपाय दिए हैं बेटा जिसके द्वारा न्यून मांग और अधिमांग को ठीक किया जा सकता है। वो उपाय कौन कौन से हैं? पहला उपाय कौन सा है बेटा? इसको बोलेंगे राजकोषीय उपाय बेटा। कौन सा उपाय? राजकोषीय उपाय। दूसरा है बेटा, इसको राजकोषीय उपाय बोल सकते हैं या राजकोषीय नीति भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? राजकोषीय नीति। दूसरी है बेटा मौद्रिक नीति। कौन सी नीति? मौद्रिक नीति, या इसे हम बोल सकते हैं बेटा मौद्रिक उपाय। कौन सा उपाय? मौद्रिक उपाय। और तीसरी है बेटा विदेशी व्यापार नीति। विदेशी व्यापार नीति या उपाय। तो 3 उपाय हैं बेटा। कौन कौन से? पहला राजकोषीय नीति, दूसरा है बेटा मौद्रिक नीति और तीसरी विदेशी व्यापार नीति। इन नीतियों के द्वारा अधिमांग और न्यून मांग को कैसे ठीक किया जा सकता है वो हम अलग अलग से पढ़ेंगे। यानी नीतियां पूछ ले तो कितनी है बेटा? 3। कौन कौन सी? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और विदेशी व्यापार नीति। राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय या विदेशी व्यापार उपाय। अब इनको हम अलग अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहली जो नीति है बेटा वो कौन सी है? राजकोषीय नीति।
या राजकोषीय उपाय। राजकोष का मतलब क्या होता है बेटा? खजाना, राजकीय खजाना। जैसे हमने बजट वाले पाठ में पढ़ा है राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, पढ़ा है ना। राजस्व प्राप्तियां क्या है? कर एक कौन सी प्राप्ति है? राजस्व प्राप्ति। और जो सरकार जो है कर के रूप में जो पैसा वसूल करती है उसको जन कल्याण पर खर्च करती है, वो है राजस्व व्यय। तो ये दोनों राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय जो है वो कौन से उपाय में आएगा बेटा? राजकोषीय नीति के अंदर। तो सबसे पहले मैंने लिखा इसके अंदर दो चीजें, राजस्व प्राप्तियां और दूसरा क्या है बेटा? राजस्व व्यय। राजस्व व्यय के अंदर हम लिखेंगे बेटा, इसको हम सार्वजनिक व्यय भी बोलते हैं। कौन सा व्यय बेटा? सार्वजनिक व्यय, जो सरकार जन कल्याण के लिए खर्च करती है। राजस्व प्राप्तियां में क्या आएगा बेटा? कर प्राप्तियां। कौन सी प्राप्तियां? कर प्राप्तियां। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो सरकार के हाथ में है और सरकार की कौन सी नीति के अंतर्गत आता है बेटा? राजकोषीय नीति के अंदर। अब इनको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए अभी न्यून मांग है। कौन सी मांग है? न्यून मांग। न्यून का मतलब मांग क्या है बेटा? कम है। और कम मांग कब है? जब लोगों की जेबों में पैसा जो है वो क्या है बेटा? कम है। पैसा क्या है? कम। और मांग कौन सी है बेटा? न्यून मांग। अगर न्यून मांग को ठीक करना है तो मांग को थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर लेके जाने के लिए लोगों के पास जो पैसा है उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? अधिक करना पड़ेगा। तो लोगों के पास पैसा अधिक करने के लिए यहां सरकार क्या कर सकती है? सार्वजनिक व्यय बढ़ा सकती है बेटा, और करों में कमी कर सकती है। करों में कमी करेगी। करों में कमी करेंगे तो क्या होगी? लोगों के पास पैसा बचेगा कि ज्यादा लगेगा? बचेगा। बचेगा तो उनके जेब में पैसा ज्यादा हो जाएगा। कौन सी मांग ठीक हो जाएगी बेटा? न्यून मांग। क्लियर है? यहां क्या है बेटा? सार्वजनिक व्यय पर सरकार पैसा ज्यादा लगाएगी, लोगों को सुविधाएं ज्यादा देगी, जिससे लोगों की जेब में पैसा बचेगा। कौन सी मांग ठीक हो जाएगी? न्यून मांग। यहां करेंगे सार्वजनिक व्यय में क्या करेगी बेटा? वृद्धि। कौन सा उपाय हो गया? राजकोषीय उपाय। अगर बेटा बाजार में कौन सी मांग होगी? अधिमांग। कौन सी मांग है? अधिमांग। यानी अधिमांग को ठीक करने के लिए मांग को क्या करना है बेटा? कम करना है। तो लोगों की जेब में पैसा क्या करना है? कम करना है। तो कम करेंगे तो यहां पर करों में क्या कर देगी बेटा? वृद्धि। टैक्स ज्यादा लगा देगी। टैक्स के रूप में लोगों को पैसा देना पड़ेगा। और यहां सार्वजनिक व्यय में क्या कर देगी बेटा? कमी कर देगी, ताकि लोगों को पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। दोनों बातें समझ में आ गई? कौन सा उपाय बेटा? राजकोषीय उपाय या राजकोषीय नीति। दो चीजें आती हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। व्यय कम करना है, व्यय ज्यादा करना है। करों में कमी करनी है, करों में वृद्धि करनी है। दोनों मांग ठीक हो जाएगी, न्यून मांग और अधिक मांग। कोई दिक्कत आपको? आगे दूसरी कौन सी नीति है बेटा? मौद्रिक नीति। कौन सी नीति बेटा? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में क्या होएगा बेटा? ब्याज की दर आएगी बेटा। ब्याज की दर। जैसे हमने ऋण के बारे में सुना है बेटा। ऋण क्या होता है? कर्ज होता है। कभी सस्ता हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है। इसके ऊपर नियंत्रण करना कौन सी नीति में आएगा बेटा? मौद्रिक नीति में। पैसे के ऊपर कंट्रोल करना बेटा। अब यहां कैसे होएगा बेटा? जब ब्याज की दर बेटा कम है तो लोग पैसा ज्यादा लेंगे, कम ज्यादा लेंगे। जब ब्याज की दर अधिक है तो लोग पैसा कम लेंगे, ज्यादा कम लेंगे। दोनों स्थितियों में कौन सी मांग ठीक होगी बेटा? न्यून मांग और अधिमांग। अगर बाजार में कौन सी मांग है बेटा? अधिमांग। कौन सी मांग है? अधिमांग। यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है तो वो मांग ज्यादा कर रहे हैं, तो ब्याज की दर सरकार क्या कर देगी? अधिक। तो लोग कर्ज लेना क्या कर देंगे? कम। अगर न्यून मांग है, कौन सी मांग है बेटा?
न्यून मांग है तो क्या होगा, उसको मांग बढ़ानी है तो कर्जा है जो वो ऋण है वो क्या कर देगी सरकार है, सस्ता कर देगी। और कौन सी मांग ठीक हो जाएगी, न्यून मांग। कौन सी नीति बेटा, मौद्रिक नीति। इसके अंदर ऐसे भी बोलते हैं बेटा, साख का विस्तार और साख का संकुचन। साख का संकुचन, विस्तार का मतलब होता है बेटा बढ़ाना। साख ऋण को बोलते हैं, कर्जे को। बढ़ेगा कब, जब ब्याज की दर क्या होगी, कम। संकुचन कब होगा, जब ब्याज की दर है ज्यादा। इन दोनों नीतियों से न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक किया जा सकता है। चलो तीसरी नीति कौन सी बताई थी बच्चे आपको, विदेशी व्यापार नीति। विदेशी व्यापार में दो चीजें आती हैं बेटा, आयात और निर्यात। अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आयात बढ़ाएंगे बेटा तो पैसा देना पड़ेगा, हमारी जेब से पैसा चल जाएगा। निर्यात बढ़ाएंगे तो हमारी जेब में पैसा आएगा। तो इनसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, न्यून मांग और अधिक मांग। लिख दोगे, ये अगर हमने ज्यादा आयात कर दिया बेटा तो हमारे पास से पैसा चला गया, कौन सी ठीक हो जाएगी, अधिक मांग। ज्यादा निर्यात कर दिया तो हमारे पास पैसा आ गया, कौन सी ठीक हो जाएगी, न्यून मांग। तो तीन नीतियां बेटा, कौन कौन सी नीतियां अभी मैंने बताई। राजकोषीय नीति है, दूसरी मौद्रिक नीति है और तीसरी विदेशी व्यापार नीति है। कोई इसमें आपको डाउट हो तो न्यून मांग अधिक मांग किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। इसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्लियर हो गया। और इसके परिणाम क्लियर हो गए, अंतराल क्लियर हो गया। और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए कितनी नीतियां बेटा, तीन नीतियां हैं। बाकी सभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे बेटा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।